नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं आपको जो साइंस का टॉपिक आता है प्रकाश, जो कि आपके रीट मेंस के सिलेबस में दिया गया है, इस टॉपिक से संबंधित गत वर्षों के 125 क्वेश्चन में आपको फटाफट से कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो काफ़ी अच्छी कक्षा आपकी होगी तथा इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के कक्षा प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, चौथा ऑप्शन है फोटोन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोटोन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था हाइगेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सी ऐसी घटना है जिसके माध्यम से अपन निर्धारित करते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो वह है दोस्तों प्रकाश का ध्रुवीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमाल्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में किसने बताया था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूरवर्ण। दूरवर्ण केवल प्रकाश का ही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तरंग के समान, दूसरा ऑप्शन है कण के समान, तीसरा ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान, चौथा ऑप्शन है तरंग एवं कण के समान नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश तरंगे कौन सी हैं, अनुप्रस्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य लगभग 4 गुना 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 गुना 10 की घात 9 केजी प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमन ने ज्ञात किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हीरा, पानी, निर्वात, हाइड्रोजन। तो आपको पता है निर्वात में सर्वाधिक होता है, जो कि कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे कम किस में होगा, तो पानी में हो जाएगा, फिर हीरे में हो जाएगा। जो प्रकाश का वेग है ये अपवर्तनांक पर निर्भर करता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो तापमान का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वैसे ही रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, जल, कांच, हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो यहाँ पर 4 अलग अलग क्रम दिए गए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा किस में होगी? तो जल में होगी, क्योंकि जल का अपवर्तनांक यहाँ पर कम है। फिर किस में होगी? कांच में होगी। फिर हीरे में होगी, हीरे का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल, फिर इससे कम कांच में, फिर इससे कम हीरे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 सेकंड का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उसकी कोर दिखाई देती है, जिसे किरीट अथवा कोरोना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 250 सेकंड का, दूसरा ऑप्शन है 460 सेकंड का, तीसरा ऑप्शन है 500 सेकंड का, चौथा ऑप्शन है 600 सेकंड का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा 460 सेकंड का। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो अधिकतम जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 460 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा बीच में हो। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, चंद्र ग्रहण घटित होता है अमावस्या को, पूर्णिमा के दिन, अर्धचंद्र के दिन, चौथा है अमावस्या एवं पूर्णिमा दोनों के दिन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, सूर्य ग्रहण कब होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अमावस्या के दिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो किसके माध्यम से? पहला ऑप्शन है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, चौथा ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका कारण भी क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल अपवर्तन की घटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33,
पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वह, पहला ऑप्शन है सीधी दिशा में चली जाती हैं, दूसरा ऑप्शन है अविलंब की ओर झुक जाती हैं, तीसरा ऑप्शन है अविलंब से दूर हटती हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 35। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती हैं तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। मर्ग मरीच का बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका कारण भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए, जल से कांच में जाए। तो कांच से वायु में जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, पहला ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, अंतिम ऑप्शन है दिए गए कथनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो आप सभी को पता है 7 रंग दिखाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या करती हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समग्र या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टतया नहीं देख सकता, दूसरा है कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता, तीसरा ऑप्शन है आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, चौथा ऑप्शन है आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2 वो 3। दूसरा और तीसरा जो कथन है वो यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48।
किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसकी पहला ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य समान बनी रहती हैं, दूसरा है आवर्ती समान बनी रहती हैं, तीसरा है आवर्ती बढ़ जाती हैं, चौथा है तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आवर्ती समान बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि नीले प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा है धूलकण, तीसरा है हीलियम, चौथा है नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धूलकण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतर स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह कार्य करेगा या व्यवहार करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, अर्थात इसका कम विचलन होता है तथा तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? प्रकाश का परिकिरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंगनी रंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के माध्यम से, प्रकाश के विक्षेपण के माध्यम से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से, प्रकाश के विवर्तन के माध्यम से। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। सूखा बालू, बालू का मतलब यहाँ पर है रेसे, चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण परावर्तन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो कौन से लेंस अथवा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परावर्तन एवं व्यतिकरण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। जबकि हेडलाइटों में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्न में से क्या
वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। पहला है सूर्य का अपने वास्तविक उद्देश्य 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। दूसरा है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। तीसरा है रात में तारों का टिमटिमाना। चौथा ऑप्शन है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको पता है कौन से दर्पण का प्रयोग करता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके अलावा वर्तमान में जो परवलयाकार या प्रावलिक दर्पण होते हैं इनका भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। इनमें से कौन सही है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग फॉर्मूले, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये क्या है, ये दर्पण सूत्र है। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अगला है 68 नंबर का प्रश्न। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो मानव नेत्र में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। तो यहाँ पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो एक ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। 360 में जो कोण दे रखा है उसका भाग दे लीजिएगा। यदि बराबर में सम संख्या आए तो उसमें से एक घटा दीजिएगा, अगर विषम संख्या आए तो वही आपका उत्तर रहेगा। तो 360 में 90 का जैसे भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें से एक कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, निकल कर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितने डिग्री का कोण होना चाहिए। तो कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था वही घुमा के यहाँ पर पूछ लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। तो यहाँ पर निकाल लीजिए आप। 360 में 60 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 क्या है, विषम है या सम है, तो सम है, तो इसमें से कम कर दीजिए, कितना निकल कर आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है, अभिसारी लेंस किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किरणें एकत्रित करता है।
जबकि अपसारी लेंस क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो अगले प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से। तो तरंग दैर्ध्य से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश की किस प्रकार के किरण पुंज हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समांतर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। इसके अलावा क्या होता है, 100/f होता है। 100/f जब f सेंटीमीटर में है और जब f मीटर में है तब 1/f। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता होती है 0 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो जब f सेंटीमीटर में हो तब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे 100/f वाला। तो 25 का भाग दे लीजिए, कितना निकल कर आ जाएगा, 4 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, +4 डायोप्टर। जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो पॉजिटिव दे रखी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो 1/0.2 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो +5 डायोप्टर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर यानी कि शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। यहाँ पर अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। तो P बराबर क्या होता है, 100/f होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 डायोप्टर दे रखी है। तो 100 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना उत्तर आ गया, 50 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घट जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों से विभक्त हो जाती हैं, क्योंकि क्या होता है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो 7 रंगों के मेल से बना होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैंगनी रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका सबसे कम विचलन होता है वो लाल रंग होता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से होते हैं, तो नीला, लाल और हरा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि 3 मूल रंग कौन से हैं, तो तीनों ही रंग प्राथमिक रंग अथवा मूल रंग होते हैं, नीला, लाल, हरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं।
तो क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो अभी बताया नीला, लाल, हरा 3 प्राथमिक रंग होते हैं, पीला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगधैर्य अधिकतम होता है। तो आप सभी को पता है लाल रंग का तरंगधैर्य सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। तो इसके ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन है नारंगी नीला, दूसरा ऑप्शन है श्वेत काला, तीसरा ऑप्शन है पीला नीला, चौथा ऑप्शन है लाल हरा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा लाल और हरा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है, प्रकीर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, परावर्तित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर इसका जो है वो है कि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। पहला, एक प्रिज्म से रंगों की अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 101 नंबर का प्रश्न, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, तो याद रखिएगा हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्ध्य द्वारा। तो तरंगदैर्ध्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो 7 रंग होते हैं। ये सभी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये पहले कर लिया अपन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो लाल, नीला, हरा जो प्राथमिक रंग है वही हो जाएगा आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल, नीला, हरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 106, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, जबकि लाल की सर्वाधिक होती है। विब गोयर आपने पढ़ा है, प्रिज्म आपने पढ़ा है, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो कौन सा रंग प्राप्त होगा, इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फिल्म, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में होता है। तो उत्तर लेंस में होता है, जो मानव नेत्र में होता है वही कैमरे में होता है, इसलिए कैमरा मानव नेत्र के समान माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है, जिसे कहते हैं प्रेसबायोपिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, आइरिस का क्या काम होता है। तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आपसे भी पता है वस्तु से छोटा तथा उल्टा एवं वास्तविक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 113, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है।
तो अभी देखा है आयरिस के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आप सभी को पता है कोर्निया को किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रेटिना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 116, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है? तो 25 सेंटीमीटर दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, निकट की दिखाई दे रही है, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष, जिसे कहते हैं मायोपिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो निकट की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की को नहीं देख सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? तो कौन से लेंस के चश्मे का प्रयोग करने पर? अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करने पर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिसमें लेंस कैसा हो जाता है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, वनांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? जो कलर ब्लाइंडनेस होती है इसको किससे दूर किया जा सकता है? तो कोई सा भी लेंस प्रयोग में नहीं आता है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? डिफॉक्सी या जिसे कहते हैं बाई फोकल लेंस। अंतिम प्रश्न है दोस्तों 125 नंबर का, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है, नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो दृष्टि पटल पर पिंड का यानी कि वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, तो उल्टा वास्तविक यहाँ पर कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वास्तविक तथा प्रतिलोमित यानी कि उल्टा। एक और प्रश्न है, इसे भी आप कवर कर लीजिए साथ के साथ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का, दूर में उत्तल लेंस का, जरा में डिफॉक्सी लेंस का, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का। अबिंदुकता को दृष्टि वैषम्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये कक्षा समाप्त होती है। इसमें अपन ने 126 क्वेश्चन कवर किए हैं जिनका संबंध प्रकाश से है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो गई तथा ये पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो गया। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तथा अन्य जो वीडियो है महत्वपूर्ण उनको आप जरूर देखिएगा।